जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टेनो एक्सप्रेस में। और हमने जो सीरीज़ शुरू की थी इंडियन आर्मी अग्निवीर के लिए जो प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराने का, उसका यह हमारा तीसरा वीडियो है। और इस तीसरे वीडियो में हम काफ़ी सारे 50 क्वेश्चन जो आते हैं वो 50 क्वेश्चन करेंगे। 1 घंटे का टाइम है, आपको पता ही है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपका 1/4 माइनस मार्किंग, अर्थात आपका 0.5 जो क्वेश्चन है वो माइनस कर लिया जाएगा। प्रत्येक अगर गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, गलत हल करेंगे, गलत आंसर देंगे तो आपका कट जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसमें जो लिंक दिया होगा आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। या फिर आप हमारे चैनल के अबाउट में सेक्शन में जाके वहाँ से उसको कॉपी करके आप टेलीग्राम में पेस्ट कर दीजिए। उसको आपके मेरे चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा और वहाँ से आप उठा के इसको अपने उसमें वहाँ से PDF आपको यहाँ से सारी प्रोवाइड हो जाएंगी। जितना भी स्टडी मटेरियल है वो सारा मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में देखते हैं। तो हमारा पहला जो सेक्शन है वो GK का है। तो पहले सेक्शन में जब शुरुआत करते हैं तो हमारा पहला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 में लड़ा गया वो किसके मध्य लड़ा गया। तो हम अगर थोड़ा विस्तार से देखते हैं तो 1191 में प्रथम युद्ध होता है और 1192 में दूसरा युद्ध होता है। तो तराइन के हम 2 युद्ध पढ़ते हैं और दोनों युद्ध 2 ही लोगों के बीच में लड़े गए थे। तो आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं। तो जो एक तरफ था मोहम्मद गोरी, तो यह भूमध्य या मध्य एशिया से आया हुआ था। तो वहाँ पे इसका शासक जो था ये गोर नामक साम्राज्य का शासक था। और दूसरी तरफ था पृथ्वीराज चौहान, यह एक भारतीय शासक थे। पृथ्वीराज चौहान यह उस समय दिल्ली और अजमेर के शासक थे। और इनके बीच में जब लड़ाई होती है तो पहली बार में जब युद्ध होता है तराइन का जो युद्ध क्षेत्र है वह हरियाणा में स्थित है। तो उसमें पृथ्वीराज चौहान पहली में जीतते हैं, दूसरे में मोहम्मद गोरी जीतता है और पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाती है। और फिर 1192 में वह दिल्ली और अजमेर पर अधिकार मोहम्मद गोरी कर लेता है और उसके बाद भारत में तुर्क साम्राज्य की नींव डालता है। तो प्रथम जो है, तो यहाँ पे प्रथम युद्ध पूछ रहा है तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय, क्योंकि इतिहास में पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किस के बीच हुई थी। यानी पानीपत की दूसरी लड़ाई, तो इसका मतलब पानीपत की पहली लड़ाई भी हुई होगी। तो हम तीनों लड़ाइयों को एक साथ देख लेते हैं। तो 1526 में पहली लड़ाई, 1556 में दूसरी लड़ाई और 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है। तो 1526 में जो हुई थी वह हुई थी बाबर के बीच में और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में दूसरी जो हमारी लड़ाई होती है वह किसके बीच, और इसमें कौन जीता था, इसमें बाबर जीता था। दूसरी जो लड़ाई होती है वह होती है अकबर, और अकबर के दूसरी तरफ जो था वह था हेमू, और इसमें कौन जीता, इसमें अकबर की विजय होती। तीसरी जो हुई थी वह था अहमद शाह अब्दाली जो कि अफ़गानिस्तान से आया था, अहमद शाह अब्दाली। और दूसरी तरफ जो थे वो मराठे थे और इसमें भी अहमद शाह अब्दाली जो जीता था। तो यहाँ चूँकि दूसरी लड़ाई पूछ रहा है तो दूसरी लड़ाई के लिए हम किसको चुनेंगे, यहाँ पे अकबर और हेमू। लेकिन यहाँ पे अकबर और हेमू दिया नहीं है, इसलिए हम बैरम खां और हेमू चुनेंगे, क्योंकि बैरम खां जो था वो अकबर का सेनापति था, इसलिए यहाँ पे अकबर नहीं दिया हुआ है। तो अकबर की जगह पे बैरम खां और हेमू सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जब देखते हैं तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है कि जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई। तो जलियांवाला बाग पंजाब में एक बाग था। और क्या हुआ, जब अंग्रेज़, चूँकि उस समय 1919 का टाइम है और 1919 के टाइम पे अंग्रेज़ जो हैं वो एक लाए थे एक्ट, रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट में व्यवस्था क्या थी, रॉलेट एक्ट में यह व्यवस्था, यह एक कानून था। इस कानून के तहत बिना किसी अपराध किए ही शक की बिना पे किसी को भी गिरफ्तार कर लेने की व्यवस्था थी। अब जब यह व्यवस्था थी
तो अंग्रेज़ किसी को भी उठा सकते थे, और अंग्रेज़ों ने ऐसा ही किया। और 9 अप्रैल 1919 को क्या किया, 2 नेताओं को, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को उठा लिया। इसके विरोध में जब 13 अप्रैल को, 9 अप्रैल से 10 अप्रैल से शुरू हुआ, वहाँ पे लोगों ने इसके विरोध में एक वो लगाना शुरू किया, जलियांवाला बाग में विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया, और वहाँ पे शांतिपूर्वक अपना विरोध दर्ज करा रहे थे। तो जनरल डायर, जो कि एक बहुत कुख्यात वहाँ का इंस्पेक्टर था, वो लेके बहुत सारे सिपाहियों को लेके गया और उस बाग के गेट पे खड़ा हो गया और अंधाधुंध फायरिंग का ऑर्डर दे दिया। बहुत सारे लोग भीड़ में भागने से दब गए, और चूंकि गेट वही एक था जिधर वो लोग खड़े हुए थे, और बहुत सारे लोग इस हत्याकांड में मारे गए। तो जलियांवाला बाग की दुर्घटना पूछ रहा किस सन में हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1919। अब देखते हैं राज्यसभा का उम्मीदवार होने की अल्पतम मतलब क्या होता है, कम से कम, मिनिमम कितनी एज होनी चाहिए राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए। तो मैं आपको बढ़िया डिटेल में बताता हूँ। राज्यसभा का उम्मीदवार तो हम जब याद करते हैं, तो चूंकि हम देखते हैं हमारी संसद जो बनती है, वो संसद हमारी बनती है 3 चीज़ों से। कौन कौन सी, तो वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं, वो 3 चीज़ें हैं लोकसभा, जो MP जाते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, और तीसरा होता है हमारा राष्ट्रपति। तो लोकसभा के लिए एज 25 साल, 5 साल बढ़ाइए, इसमें +5 करिए। राज्यसभा के लिए 30 साल, इसमें +5 करिए। राष्ट्रपति के लिए 35 साल। तो आपको तीनों याद रहेंगे, 25, 5, 30, 5, 35। तो इस तरह से अगर पूछ रहा है कितना राज्यसभा के लिए, तो राज्यसभा का आंसर ए 30 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, योजना आयोग कब बनाया गया। तो योजना आयोग जो पूछे कब बनाया गया, तो योजना आयोग की स्थापना जो थी 15 मार्च 1950 को की गई थी। इसकी स्थापना होती योजना आयोग। इसका काम क्या था, सरकार को कोई योजना बनानी होती थी, तो सरकार को सलाह कौन देगा, तो सरकार की योजना बनाने में जो आपने देखा कि पंचवर्षीय योजना, सोवियत संघ से प्रभावित होकर भारत की सरकार पंचवर्षीय योजनाएं, 5 साल की योजनाएं चलाना शुरू करेगा। तो वो 5 साल की जो योजनाएं थी वो बनाएगा कौन, सलाह कौन देगा सरकार को, तो सलाह देने के लिए 15 मार्च 1950 को यह योजना आयोग बनाया गया। और योजना आयोग 1950 में बनाया गया, तो इसकी सही आंसर हो जाएगा 1950। लेकिन क्या हुआ, उसके बाद योजना आयोग को 2014 में ख़त्म कर दिया गया, और उसके स्थान पर नीति आयोग बनाया गया, नीति आयोग। तो ये भी आपको याद रखना है, योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में सही हुआ, इसका आंसर सही होगा 1942, ऑप्शन बी। इसके अलावा जब हम अतिरिक्त जानकारी देखते हैं, तो चूँकि 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेज़ों के खिलाफ महात्मा गांधी जी ने लॉन्च किया था, उन्होंने चलाया था। तो हम जब गांधी जी के प्रमुख आंदोलन देखते हैं, गांधी जी के जो हम प्रमुख आंदोलन देखते हैं, तो उन प्रमुख आंदोलनों में कौन कौन से आंदोलन होते हैं। तो गांधी जी ने 1917 में जो था वो चलाया था चंपारण आंदोलन। 1918 में उन्होंने चलाया था खेड़ा आंदोलन, और खेड़ा आंदोलन 1918 में। 1919 में उन्होंने चलाया खिलाफत आंदोलन, और उसके बाद 1920 में गांधी जी ने चलाया था असहयोग आंदोलन, और 1930 में चलाया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, और 1942 में सबसे अंत में उन्होंने चलाया अपना भारत छोड़ो आंदोलन। और कभी कभी पूछते हैं दांडी मार्च किस आंदोलन का भाग था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में चला था उसका भाग था दांडी मार्च गांधी जी ने किया था। तो इसका सही आंसर 1942 हो गया, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन पूछा। सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछे तो 1930 लगा देंगे हम लोग, और चंपारण पूछे तो 1917, खेड़ा पूछे तो 1918 लगाएंगे। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो गया 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो देखते हैं कि सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो जब हम सूर्य के चारों तरफ पिंडों की स्थिति देखते हैं, मान लिया यह सूर्य है, इसके चारों तरफ यह सारे पिंड चक्कर लगाते हैं, तो सारे पिंड जो चक्कर लगाते हैं, तो इनके बारे में जब हम देख, तो यह जो पिंड चक्कर लगाते हैं उनको कहते क्या, उनको कहते हैं यह सारे पिंड, मानिए यह सन है हमारा सूर्य, और इसके चारों तरफ ये सभी पिंड चक्कर लगाते हैं गोल कक्षा में, तो इनको कहते हैं ग्रह।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रह। अब हम देख लेते हैं सूर्य से इनकी दूरी जो है, यह हमारा सूर्य हो गया, उसके बाद यह हमारा हो गया बुध, फिर शुक्र, बुध शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो हमारे टोटल जो ग्रह हैं वह 8 हैं। इन 4 को आंतरिक ग्रह कहा जाता है, आंतरिक ग्रह, और इन 4 को बाह्य ग्रह कहा जाता है, या बाह्य ग्रह होते हैं। तो यह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और यह 4 कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। हमारा एक और ग्रह था पहले 2006 तक, एक और भी ग्रह था 2006 तक, कुल 9 ग्रह थे, उसमें यम भी शामिल था। लेकिन अब यम को ग्रहों की श्रेणी से हटाकर 52वें ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है। तो अब कुल ग्रहों की संख्या जो है वह 8 है। तो अब कुल ग्रह कितने हो गए? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन जब देखते हैं तो हमारा क्वेश्चन आता है सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है सूर्य को। तो सूर्य जो है जन्मदाता इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब सूर्य में विस्फोट हुआ अरबों साल पहले, तो उस विस्फोट में से सूर्य के में से जो पदार्थ निकला, और उस पदार्थ से हमारे ये सभी चीज़ें जो हैं, जितने भी ग्रह वगैरह सौरमंडल बना, सारे ग्रह ये जितने बताए मैंने ये सब बने। तो जन्मदाता जो है कहा जाता है सूर्य को। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, यह दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। और यह दुनिया का सबसे गहरा महासागर भी है, क्योंकि जो इसमें सबसे गहरा गड्ढा है वह है ट्रेंच मेरियाना। ट्रेंच मेरियाना, या फिर हिंदी में कहते हैं इसको मेरियाना गर्त। गर्त आपको पता होगा, गड्ढे को बोलते हैं। यह लगभग 11 किलोमीटर के लगभग यह गहरा है। यानी अगर इसमें एवरेस्ट पर्वत को रख दें तो वह भी डूब जाएगा, क्योंकि वह 8,848 मीटर ही लंबा है। अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है? तो दोनों के लिए कौन सा है? तो इसमें जो है इसमें गैर नृत्य आ जाएगा। गैर नृत्य जो है वह स्त्री और पुरुष दोनों के लिए होता है। इसमें राजस्थान में यह होता है, और राजस्थान में 2 जनजातियां जो हैं, एक तो भील और दूसरी मीणा, ये 2 जनजातियां इसको करती हैं। उसके अलावा हम देख लेते हैं गरबा नृत्य जो है, तो गरबा नृत्य जो है वो गुजरात का है, महिलाएं करती हैं। धूमर नृत्य जो है यह राजस्थान में होता है, इसको भी महिलाएं करती हैं। आपने देखा होगा घूमर नृत्य, उसमें दिया है पद्मावती मूवी में। और घुड़ला नृत्य जो है यह मारवाड़ की जो सुहागिन स्त्रियां हैं वह करती हैं। तो यह हो गई अतिरिक्त जानकारी। इसके अलावा अब आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है हमारा, तो वह मनाया जाता है 1 मई को। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? बिरजू महाराज, तो बिरजू महाराज हमारे कत्थक के सुप्रसिद्ध नृत्यकार हैं। कत्थक जो है, कत्थक वह हमारे यूपी का, याद रखना है, हमारे यूपी का नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य। और इसमें बिरजू महाराज के अलावा आपको याद पता होगा हेमा मालिनी, वह भी कत्थक की ही नृत्यांगना है। उसके अलावा अन्य जानकारी में भी हम अगर देखते हैं तो भरतनाट्यम के बारे में देखते हैं, तो यह तमिलनाडु में होता है, तमिलनाडु में होता है। और भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में अपने बताया था, तो आधा नाम इसका भरत मुनि के उस पे है, और आधा नाट्य जो नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने लिखा था नाट्य शास्त्र उस पे है। उसके अलावा इसके अगर प्रमुख नृत्यांगनाओं के बारे में देखें तो एक हैं बाला सरस्वती और दूसरे हैं रुक्मिणी अरुंडेल। यह 2 प्रमुख नृत्यांगनाएं इसकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं त्रिपिटक जो है वो धार्मिक ग्रंथ किसका है? तो त्रिपिटक जो हमारा धार्मिक ग्रंथ है वह है बौद्ध धर्म का। त्रिपिटक क्यों कहते हैं? त्रि अर्थात 3 और पिटक मतलब पिटारी, तो ज्ञान की पिटारियां हैं ये 3। कौन कौन सी ज्ञान की पिटारियां हैं बौद्ध धर्म में? तो यह 3 पिटारियां जो हैं वह हैं 3 हमारी, तो एक है सुत्त पिटक, एक है हमारी सुत्त पिटक, दूसरी पिटारी कौन सी है हमारी? विनय पिटक, या किताबें हैं विनय पिटक,
और तीसरा है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक। तो 3 पिटक हो गए। त्रिपिटक मतलब 3 पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक। तो 3 ये हो गए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो नील दर्पण के लेखक थे दीनबंधु मित्र। और दीनबंधु मित्र का यह जो नील दर्पण था 1860 में प्रकाशित हुआ था ढाका से। उस समय ढाका जो था भारत में ही था, लेकिन अब यह बांग्लादेश की राजधानी है। आगे देखते हैं 15वां क्वेश्चन जो है वह पूछता है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान जब हमारा लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। सभी संविधान सभा ने बनाया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और उसके बाद उस समय लागू होने समय इसमें अनुसूचियां थी सिर्फ 8। आगे 4 अनुसूचियां इसमें जोड़ी गईं, तो वर्तमान में जो अनुसूचियां हैं वह हो गई 12। अब जो 4 जोड़ी गईं उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो जो 9वीं अनुसूची जोड़ीगी, तो 9वीं अनुसूची जो थी वह पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई 1951 में भूमि सुधार के मसले पे। उसके बाद जब 10वीं अनुसूची जोड़ी गई तो वह जोड़ी गई 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में। और उसके बाद जब 11वीं अनुसूची जोड़ी गई तो वह 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ी गई। और जो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई वह हमारी जोड़ी गई 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में। तो 12वीं और 11वीं दोनों 1992 में 73-74 के द्वारा जोड़ी गई, यह भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब जो हमारा है पोर्शन शुरू होता है साइंस का। हमारा सेक्शन जो बी है इसमें हम साइंस के क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आंसुओं में यानी टीयर्स में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो आंसू जो हैं उसमें क्या होता है, एक तो जल होता है और दूसरा होता है नमक। तो जल में कौन सा पदार्थ घुला होता रहता है? तो सामान्य नमक। दूसरा देखते हैं, और सामान्य नमक का हम फार्मूला अगर देखते हैं तो वह होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, लोहे पर जंग लगती है। तो लोहे पे जब जंग लगती है तो लोहे को चाहिए नमी और ऑक्सीजन की उसमें जंग लगती। तो जल योजित फेरस तथा फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड से जंग लगती है। और यह एक रासायनिक क्रिया है। और कैसी रासायनिक क्रिया है? विद्युत रासायनिक क्रिया है। विद्युत रासायनिक क्रिया है, क्योंकि उस पर रसायन देखते हैं आप लग जाता है। और जंग लगने पर विद्युत, इसका जो भार होता है लोहे का वह बढ़ जाता है। यह भी याद रखना, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। बढ़ जाता है, घटता नहीं, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 कहता है कि इंसुलिन जो है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो जब हम इंसुलिन की खोज देखते हैं तो हमारी इंसुलिन की खोज की थी एक ब्रिटेन के व्यक्ति थे, इनका नाम था फ्रेडरिक सेंगर। फ्रेडरिक सेंगर, तो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है। तो फ्रेडरिक सेंगर ने की थी और उनको 1958 में इंसुलिन की खोज के लिए उन्हें दिया गया था, इसके लिए नोबेल पुरस्कार। तो यह क्वेश्चन जो है इसमें ऑप्शन सही नहीं दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वह कहता है वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। तो वनस्पति तेलों को घी में कैसे परिवर्तित किया जाता है? वनस्पति तेल लिए जाते हैं और उन वनस्पति तेलों में मिलाई जाती है हाइड्रोजन। इसमें मिक्स कर दी गई हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन मिक्स करने के बाद क्या किया जाता है, एक लिया जाता है उत्प्रेरक। क्या लिया जाता है? निकिल। और निकिल उत्प्रेरक की उसमें उसको गर्म किया जाता है, दाब लगाया जाता है। और दाब लगाने से उसका हाइड्रोजनीकरण होता है। और हाइड्रोजनीकरण जो है उससे बन जाता है वनस्पति तेल, घी में बदल जाता है। तो इससे जो डालडा वगैरह यूज करते हैं उसे वनस्पति घी बोला जाता है, इसीलिए वो हाइड्रोजनीकरण से बनता है। तो इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो 5वां क्वेश्चन कहता है
कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु, मिश्र क्या होती है, मिश्र जो मिलावट करके बनाई जाती है। एक प्योर धातु जैसे हम तांबा ले लें तो यह एक धातु है, तो यह मिश्र धातु नहीं है। लोहा तो यह एक धातु है। तो जितनी आवर्त सारणी में आपको मिल जाएंगी सभी धातुएं, वह सभी एक धातुएं हैं, वह प्योर धातु है। और जब कई धातुओं को आपस में मिला के बनाया जाए तो उसे कहते हैं मिश्र धातु। तो यही पूछते हैं इसमें। तो जस्ता जो है वह मिश्र धातु नहीं है। उसके अलावा सीसा मिश्र धातु, क्योंकि लेड बोलते हैं। एल्युमिनियम Al यह भी मिश्र धातु नहीं है। सीसा लेड जो होता है Pb वह भी नहीं है। तो स्टील जो है वह मिलावट करके बनाया जाता है, इसलिए वह मिश्र धातु कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाए बी। अब स्टील बनता किससे है, तो जब स्टील के बारे में हम देखते हैं तो स्टील बनता है 4 चीज़ों से। वो 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं, तो एक तो लोहा, सबसे ज़्यादा चाहिए लोहा, लगभग 80% के आसपास, 75-80। अलग अलग टाइप की स्टील में अलग अलग मात्रा होती है। फिर इसमें होना चाहिए क्रोमियम, उसके बाद इसमें चाहिए निकिल, और निकिल के बाद इसमें क्या चाहिए, इसमें चाहिए कार्बन। तो 4 चीज़ें इसमें चाहिए, मिलके बनता है स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट कहता है इनमें से कौन सी गैस ईंधन गैस नहीं है। तो ईंधन यानी फ्यूल के रूप में कौन सी यूज नहीं की जाती है, तो हमारी जो वाटर गैस है या भाप अंगार गैस। तो वाटर गैस में क्या मिला होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन, यह भी ईंधन के रूप में यूज की जाती है, तो यह भी नहीं होगी। दूसरी प्रोड्यूसर गैस जो होती है उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस इसमें क्या हाइड्रोजन की जगह इसमें नाइट्रोजन होता है, तो यह भी ईंधन गैस नहीं है। मार्स गैस कहते हैं मीथेन को, यह कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मार्स गैस किसे कहते हैं, तो मीथेन, फार्मूला होता है इसका CH4। यह भी जलाने के काम आती है, तो यह भी ईंधन गैस है। तो हमारी जो हास्य गैस है, लाफिंग गैस, वह हमारी ईंधन गैस नहीं है। यह सूंघने पे लोगों को नाइट्रस ऑक्साइड इसका नाम होता है। क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है यह हमारी हास्य गैस होती है, लाफिंग गैस। क्यों कहते हैं इसको हास्य गैस, क्योंकि लोग इसको अगर सूंघ लें तो वह हंसने लगते हैं, थोड़ी जहरीली भी होती है। तो यह नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। इसका फार्मूला जो होता है वह N2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारकीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है। तो ऐसा कौन सा तत्व है जो ऑक्सीजन में जब जलाया जाता है तो प्रबल क्षारकीय ऑक्साइड बनाता है। तो बाकी सारे जो हैं वो ऑक्साइड नहीं बनाते, लेकिन जो हमारा सोडियम है वह प्रबल क्षारकीय ऑक्साइड बनाता है। इसका फार्मूला जो होता है इसको काहे से प्रदर्शित करते हैं, Na से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फेदम क्या है। तो फेदम जो है वह क्या होता है, फेदम एक दूरी मापने की इकाई होती है, एक माप है। मापने जैसे आप किलोग्राम से कुछ नापते हैं द्रव्यमान, या फिर दूरी नापते हैं किलोमीटर से, लीटर से आयतन मापते हैं। तो इसी तरीके से जो हमारा फेदम है वह दूरी नापता है। और इससे दूरी नापी किसकी जाती है, समुद्र की गहराई की दूरी नापी जाती है। समुद्र की गहराई की दूरी फेदम से नापी जाती है। और एक फेदम जो होता है वह लगभग 1.829 मीटर का होता है, यानी लगभग 2 मीटर से कुछ कम है एक फेदम। नेक्स्ट क्वेश्चन जब देखेंगे तो देखते हैं रिक्टर स्केल, या रिचर लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। रिक्टर स्केल किसके नापने में प्रयोग है, अभी एक मापक है। तो रिक्टर स्केल जो होता है वह नापता है भूकंप कितनी तेज आया, भूकंप कितनी तेज आया। और यह जो रिक्टर स्केल होता है इसका पैमाना जो है वह शुरू होता है 1 से और 9 पे ख़त्म होता है, यानी 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे करके 9 पे ख़त्म होगा। और जितना हम इधर को बढ़ेंगे, यानी जितना इसका रिक्टर स्केल पे पैमाने का माप ज़्यादा होगा, उतना ही भूकंप की तीव्रता यानी भूकंप ज़्यादा तेज आएगा। यानी कहीं पे मान लिया 5 रिक्टर स्केल का भूकंप आया, कहीं 6 का आया, तो जो 6 होगा 6 होगा या 7 होगा तो 7 वाला सबसे तेज़ भूकंप आएगा, और 9 आ जाए तो बहुत तेज़ वाला होगा। तो इस तरीके से यह रिक्टर स्केल है, भूकंप की तीव्रता नापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनामाइट के आविष्कारक कौन है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। डायनामाइट एक बहुत तगड़ा विस्फोटक होता है। जब कभी पत्थर वगैरह तोड़ने होते हैं पहाड़ों पे,
तो वहाँ पे डायनामाइट बिछा दिया जाता है, बाद में विस्फोट कर दिया जाता है, जिससे वहाँ के पत्थर टूट टूट के गिर जाते हैं। बाद में उनको मशीनों से काट लिया जाता है। पत्थर जैसे संगमरमर वगैरह हमारे घरों में टाइल्स वगैरह लगाने के काम आते हैं। तो डायनामाइट का आविष्कार जो था वो किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। और अल्फ्रेड नोबेल जो थे इन्होंने ही नोबेल पुरस्कार की स्थापना की थी, जो नोबेल पुरस्कार साहित्य वगैरह सब और विज्ञान, रसायन शास्त्र, इन सब क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो अब इसके आगे देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है जिप्सम से। जिस तरीके से सीमेंट होती है उसी तरीके से प्लास्टर ऑफ पेरिस भी होता है। तो जैसे जिप्सम है, जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 और डॉट 2H2O। और इसको हम क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं। गर्म कितना करते हैं? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं। और गर्म करने पे इसका जो CaSO4 तो वैसे ही रहता है, जो है जल है वह लगभग 1/4 जल बचता है और जल थोड़ा कम हो जाता है, 1/3 जल नष्ट हो जाता है। तो यह बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे तब तक गर्म करेंगे जब तक 1/3 जल यानी 1/3 जल उसका ख़त्म ना हो जाए, तब मिलेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है जिप्सम से। और इसमें जब पानी मिलाते हैं बहुत कठोर हो जाता है, सीमेंट से भी ज़्यादा कठोर हो जाता है। तो यह जुड़ाई काम में आता है सीमेंट की तरह ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? तो यह हमारी जो किरणें हैं वह हैं एक्स किरणें। आपने देखा होगा एक्सरे, जब कभी किसी की हड्डी टूटती है तो वह एक्सरे हॉस्पिटल से कराता है। तो चिकित्सा में आपने देखा आप हॉस्पिटल से एक्सरे कराने जाते हैं। तो इसका मतलब चिकित्सा और युद्ध में भी एक्सरे का यूज होता है, दुश्मन को ख़त्म करने के लिए। उन सब चीज़ों में युद्ध में भी इसका यूज होता है एक्सरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम देखते हैं तब कहता है रडार। रडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? तो रडार जब हमारी वायुसेना में और हमारी सेना में जब हमारी सीमा में कोई विदेशी विमान वगैरह घुसता है कोई, तो रडार उसको पकड़ लेता है, रडार में वह चीज़ दिखाई दे जाती है। तो यह एक प्रकार की तरंगें होती हैं रडार में। तो वो तरंगें उसमें जब वो विमान घुसता है तो वह तरंगों में चेंज आता है, हलचल पैदा होती है। जैसे आप किसी उसमें पत्थर फेंक दें तो हलचल जो पैदा होगी तो वही हलचल इसमें पैदा हो जाती है। तो यह जो तरंगें होती हैं वह विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। और विद्युत चुंबकीय तरंगें वो होती हैं जो निर्वात में भी चल सकती हैं। निर्वात में भी ये तरंगें चल सकती हैं, यानी जहाँ पे हवा नहीं है, कोई माध्यम नहीं है, हवा भी नहीं है, चांद पे भी ये चल सकती हैं। जो हमारी सूर्य की किरणें हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। तभी देखिए रास्ते में उनके हवा नहीं भी है तब भी वो पृथ्वी तक पहुँच जाती हैं। अगला क्वेश्चन, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? तो आकाश के नीले दिखाई देने का कारण है वायुमंडल में जो धूल कण हैं उनके द्वारा सौर विकिरणों का प्रकीर्णन। तो वायुमंडल में जो धूल किरणें होती हैं, धूल वगैरह होती हैं, तो किरणें मान लिया या सूर्य है और इससे किरणें चली, रास्ते में छोटे छोटे धूल कण हैं, इनके द्वारा इनका प्रकीर्णन होता है। और प्रकीर्णन मतलब इधर उधर फैला देते हैं और वह जो कलर है वो सब वहीं पे आसपास फैल जाता है अंतरिक्ष में। और उस अंतरिक्ष में वायुमंडल में जब फैल जाता है तो नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए हम जब देखते हैं तो आकाश नीला दिखाई देता है। जब आप चंद्रमा पे जाएंगे तो चूंकि वहाँ कोई वायुमंडल नहीं है तो वहाँ प्रकीर्णन नहीं होता है, इसलिए वायुमंडल ही नहीं है तो वायुमंडल की वजह से नीला दिखाई दे। वायुमंडल नहीं तो वहाँ पे आसमान आपको काला दिखाई देगा। अंतरिक्ष में जब आप देखेंगे तो आसमान काला दिखाई देगा। अब देखते हैं शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ग्रंथ क्या होती है? जिससे कुछ उत्सर्जित होता हो, कोई पदार्थ निकलता हो। तो हमारी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ है यकृत ग्रंथ। यकृत को इंग्लिश में कहते हैं लीवर। आपने लीवर वाली टॉनिक वगैरह कई बार देखी होगी पेट की, तो लीवर सही करने को आती है। लीवर जो होता है सिर्फ रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों में ही पाया जाता है। तो जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है सिर्फ उन्हीं में लीवर पाया जाता है। तो मनुष्य में भी पाया जाता है क्योंकि उनमें भी रीढ़ की हड्डी होती है। और रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों को या फिर उनको जो भी जीव होते हैं उनको कशेरुकी बोलते हैं। तो इसका और भी काम है, पाचन जो है उसको विष मुक्त करना। जो पाचन हमारा होता है
उसको विष से मुक्त करना, जो हम कुछ खा लें ऐसा। उसके अलावा प्रोटीन संश्लेषण है, प्रोटीन बनाना, प्रोटीन का निर्माण करना, यह भी इसका काम है। और पाचन है तो जो रसायन निकालता है, चूँकि ग्रंथ है तो रसायन तो कुछ ना कुछ निकालेगा। और उसके अलावा एक मुख्य रसायन जो निकालता है उसको बोलते हैं पित्तरस, बहुत बार पूछा जा चुका है, आप याद रखना, पित्तरस। तो इसका हो गया यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम देखते हैं तो इसका अब हमारा जो सेक्शन है वो शुरू होता है मैथ का। तो मैथ का सेक्शन जो है इसको हम शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। 1043 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है, भाजक ज्ञात कीजिए। यानी अगर हम देखते हैं तो हम जब देखेंगे इसके बारे में तो हमारी संख्या है 1043। संख्या हमारी कितनी है, 1043। अब इसको किसी संख्या से मान लिया हम x से भाग दे रहे हैं तो इसका भागफल जो है वह 11 आता है और शेषफल बचता है हमारा 20। तो हमने देखा कि जो हमारा संख्या होती है वह किसका परिणाम होती है, वह होती है हमारे इसका और गुणे इसका, यानी जिससे भाग देते हैं जो इतना भागफल आता है तो x गुणे 11 हो जाएगा। और उसके अलावा यह जो 20 है यह इसमें जोड़ दिया जाएगा तो हमारी संख्या जो है वह आ जाती है 1043। तो x गुणे 11 यह जो है हमारा आ जाएगा, तो इसकी गुणा कर लेंगे तो 11x प्लस 20 बराबर 1043। 11x प्लस 20, अब यह 20 इधर जाएगा तो यह हो जाएगा माइनस में, तो यह हमारा कितना आ जाएगा 1043 में से 20 गया तो बचा 1023। तो 11x बराबर कितना हो गया, 11x बराबर हो गया 1023। अब x बराबर क्या हो जाएगा 11, चूँकि यहाँ गुणे में है तो यहाँ भाग में चला जाएगा 1023 बटे 11। तो यह हमारा जब इससे डिवाइड करेंगे तो 11 इक्कन 11 इधर करेंगे तो 11 9 99 और 11 3 33, तो यह आ जाएगा 93। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 93। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 74,844 भाग पता नहीं क्वेश्चन मार्क बराबर 54 गुणे 63। तो यह जो है इसको इंटरचेंज कर देते हैं, इसकी जगह इसको भेज देते हैं, इसकी जगह इसको ले आते हैं, इस संख्या को नीचे ले आते हैं, इसको वहाँ लिए चले जाते हैं। तो यह हो जाएगा 74,844 बटे में 554 गुणे 63 और इधर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा, इसे काटेंगे तो हमारा काटने पे कितना आता है, तो हमारा काटने पे आ जाएगा, तो डिवाइड करने पे आ जाता है इसका आंसर 22। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 22, ऑप्शन सी 22। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा कहता है 6.5 और इसका मतलब होता है बटे, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 6.5 और बटे में 0.13। इसमें इसका पूछ रहा कितना होगा, तो पॉइंट इधर से हटाते हैं, इधर से भी हटाते हैं, तो नीचे चूँकि दो संख्याएं हैं तो ऊपर भी एक जीरो लगा लेते हैं। 13 25 65 जीरो आ जाएगा यहाँ पे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जब इसका हम देखते हैं तो देखते हैं निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना है। तो औसत का साधारण सा सिंपल फार्मूला होता है, सबको जोड़ लीजिए और इनकी संख्या से भाग कर दीजिए। तो इनको सबको जोड़ते हैं और बटे में 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं तो बटे में 6 कर देते हैं। तो इन सबको जोड़ने पे प्राप्त होता है 408 और बटे में कितना, संख्याओं की संख्या कितनी 6, और जब भाग देते हैं तो आ जाता है 6 से 408 को भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा 68। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी 68। नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन जो देखते हैं तो इसमें क्या होता है, पांचवें क्वेश्चन में है एक पुस्तक का जो क्रय मूल्य है 110 रुपये और विक्रय मूल्य यानी बेचा जो तो 123 रुपये 20 पैसे में, इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो 110 रुपये में ख़रीदा और बेचा 123 रुपये में, तो इसका जो फ़ायदा हो गया कितना हो गया, वह हो गया 13 रुपये 20 पैसे। अब ख़रीदा कितने का,
110 रुपये पे, तो 100 से गुणा कर देते हैं, आ जाएगा इसका आंसर। तो 100 से गुणा करने में 0 0 काट दिया, और 11 से तो काटेंगे, 11 1 11, 11 दूनी 22, तो 12% हो गया इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जब देखते हैं तो होता है, रमेश ने एक गाय को खरीदा 8,580 रुपये में, 4% लाभ कमाया, तो गाय खरीदी कितने में थी, यह पूछ रहा है। तो जो हमारा जो SP है, फार्मूला होता है SP बराबर CP और इनटू लाभ। तो अब हम देखते हैं SP यानी हमारा जो सेलिंग प्राइस है, हमने कितने गाय उसने बेची 8,580 रुपये में, और जो CP है हमें पता नहीं, और लाभ चूँकि उसने लाभ कितना हुआ 4%, तो 104 हो गया, और जो 100 पे उसको 4% का लाभ हुआ, तो 104/100। और यह जब इधर जाएगा तो यह हो जाएगा CP बराबर 8,580 और गुणे 100 और बटे कितना हो जाएगा 104। तो जब हम इसको काटेंगे तो काटने पे हमारा आंसर प्राप्त होगा 8,250। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8,250। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 8,2,324 तथा 8,148 का मासा यानी महत्तम समापवर्तक क्या होगा, जैसे इंग्लिश में HCF भी कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर मासा। तो 2,324 का सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इसके फैक्टर निकालते हैं। तो 2 से 2 1 2, 2 1 2, 2 6 12, 2 दूनी 4, उसके बाद फिर 2 से करते हैं, तो 2 पंचे 10, 2 8 16, 2 1 2, उसके बाद 7 से डिवाइड करते हैं, तो 7 8 56 और 7 3 21। तो या तो फिर इसके बाद डिवाइड नहीं होगी, तो इतना ही छोड़ देते हैं। उसके बाद हम इधर देख लेते हैं, इधर दूसरे वाले में देख लेते हैं, थोड़ा ऐसे छोटा कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे आ नहीं रहा है। तो जब छोटा करते हैं तो हम देख लेते हैं दूसरा कितना है 8,148। तो इसे जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4074। फिर 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 0 और 3 7। फिर जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 9 और 1। और फिर उसके बाद जब 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 97। अब यह कटेगा नहीं, तो हम देख लेते हैं HCF जब हमको निकालना होता है, मासा जब निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, जो दोनों मिलता है कॉमन फैक्टर, जो दोनों में कॉमन, या 2 मिला 2 ले लिया, फिर यह 2 मिला यह 2 ले लिया, फिर यह 7 मिला दोनों में तो 7 ले लिया। तो 2 दूनी 4, 4 7 28। तो यह हो गया इसका सही आंसर 28, यह हो गया C 28। जो हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, A/B 3/4 है, B/C जो है 8/9 है, तो A/C। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं A B और C। तो A और B कितना है, तो हमारा है 3 और 4, और उसके बाद B और C कितना है 8 और 9। अब हम इनकी गुणा करते हैं, पहले 3 की 8 से, तो 3 8 24, इसका हो गया 24। फिर B का दोनों करते हैं तो 4 8 32, यह हो गया 32। अब C इसका करते हैं B और C का, तो 9 चौक 36, ये हो गया 36। अब पूछ रहा है A/C यानी A/C, अनुपात का मतलब बटे होता है। तो A/C क्या मतलब है, A का कितना आया 24, तो 24/C का कितना आया 36, तो बटे 36। तो 12 दूनी 24, 12 3 36, तो 2/3, 2/3 मतलब 2/3। तो यह हो गया 2/3, ऑप्शन C इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जब देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है 1 रुपया 60 वर्ष में सरल ब्याज की दर से, सरल ब्याज मतलब साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज की दर से 9 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या होगी, तो 9 रुपये हो जाता है, इसका मतलब ब्याज कितना हुआ 8 रुपये। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे 100, यह होता है इसका सही फार्मूला। अब जो मूलधन है हमारा, तो मूलधन हमारा कितना हो जाएगा, तो 8 बराबर कितना हो गया मूलधन। तो जब मूलधन के बारे में देखते हैं हम,
तो हमारा मूलधन हो जाएगा 8 बराबर 1 हो जाएगा हमारा रुपया मूलधन। दर जो है हमारी वह कितनी हो जाएगी पता नहीं, दर ही निकालनी है। और जो समय है 60 वर्ष का हो गया, बटे में 100 तो होता ही है फार्मूले में। अब इनकी गुणा हो जाएगी, इधर से इधर गुणा करते हैं तो दर ये 60 × 60, 60 गुणे दर हो गया और यह हो गया 100 गुणे 8 और ये 60 इधर बटे में आ जाएगा तो यह 60, तो ये 0 से 0 कट गया, 2 3 6, 2 चक्कू 8। अब यह कटेगा नहीं तो यह हो गया 40/3 और 40/3 जब आप भाग देंगे 40/3 तो 3 से भाग जब 40 को देते हैं तो यह आ गया 3 × 3, 1 3 3 9, यह बचा 1, तो यह हो जाएगा 13 सही। यह सही में लिखा जाता है, यह ऊपर लिखा जाएगा, यह नीचे लिखा जाएगा 3, इस तरह हो जाएगा 13 से 1/3%। तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर, 13 से 1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति द्वारा जो 80 किलोमीटर घंटा की चाल से 4 घंटे 6 मिनट में एक व्यक्ति अपनी ऑफिस पहुंचता है, उसकी अपने ऑफिस तक जाने में तय की गई दूरी कितनी है। तो हमेशा याद रखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो चाल तो 80 दी हुई है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी पता नहीं तो दूरी ऐसे ही लिखे रहते हैं। और समय जो है वह 4 घंटे 6 मिनट, तो 4 घंटे प्लस 6 मिनट का मतलब 6/60, क्योंकि 1 घंटे मिनट होते हैं 60, तो यह हो गया 6 × 6, 6 दाम 60, तो यह हो गया 4, यह हो जाए 1/10 का मतलब होता है 0.1, तो यह हो जाए 4.1। तो यह 80 बराबर दूरी बटे 4.1, तो यह जाएगा इसके गुणे में, तो डी बराबर हो जाएगा 80 गुणे 4.1। तो इसकी जब हम गुणा करेंगे 4.1 से तो 80 गुणे 4.1, तो 1 × 1 0, 1 × 8 और यह होगा 4 0 0, 4 8 32, यह हो जाएगा 8 2 3 पॉइंट रखेंगे 328, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 328 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक आयताकार खेत की लंबाई 80 मीटर है और चौड़ाई 60 मीटर। मान लिया यह एक खेत है और यह आयत है, तो इसकी जो लंबाई है वह 80 मीटर है या, और जो चौड़ाई है वह कितनी है, वह हमारी 60 मीटर है। तो विकर्ण यानी यह जो कोने से कोने को मिलाने वाला है तिरछा वाला, यह विकर्ण, 2 विकर्ण इसके होते हैं, तो ये 2 विकर्ण है। तो विकर्ण की लंबाई निकालनी है, तो इस लंबाई को निकालने के लिए क्या होता है, फार्मूला होता है हमारा अंडर रूट लंबाई स्क्वायर और प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, यानी तो लंबाई जो है वह 80 मीटर है, तो 80 का स्क्वायर करेंगे 80 गुणे 80 और प्लस उसमें 60 गुणे 60। तो इसका जब हम करते हैं तो 80 गुणे 80 28 64, यानी 6400 आएगा। 60 गुणे 60 जब करते हैं तो आएगा 3600, और यह 6400 प्लस 3600 मिलके कितना हो जाएगा, जोड़ के 10,000 हो जाएगा। और जब अंडर रूट हटाएंगे तो इसमें 4 जीरो हैं, अंडर रूट हटाने पे 2 जीरो इसके ख़त्म हो जाएंगे, बचेगा 100। अंडर रूट हटा तो 100 आ जाएगा, तो 100 मीटर जो है इसकी दूरी या जो है विकर्ण की लंबाई हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जब देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है अंडर रूट 50 प्लस अंडर रूट 242 माइनस अंडर रूट 512 का मान ज्ञात करें। तो देखते हैं 50 का पहले अंडर रूट निकालने की कोशिश करते हैं, तो 50 का निकालेंगे तो इसमें आएगा 2, तो फिर आएगा 25, तो 25 5 का हो जाएगा, तो 25 5, तो यह इसका हो जाएगा 2 अंडर रूट 5। उसके बाद 242 का निकालेंगे तो वह आ जाएगा 11 अंडर रूट, इसका आ जाएगा 5 अंडर रूट 2। 242 का निकालने पे आ जाएगा 11 अंडर रूट 2, और 512 का जब निकालेंगे तो वह आ जाएगा 16 अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 कॉमन ले लिया, 5 + 11 - 16, और
11 5 16 में से 16 गया 0, तो √2 गुणे 0, और 0 से किसी संख्या की गुणा करें तो आ जाएगा 0। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है यदि मोहन को किसी धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाने में 3 घंटे लगते हैं और धारा की दिशा में 21 किलोमीटर जाने में भी 3 घंटे का समय लगता है, तो धारा की चाल कितनी है। तो जब इस तरह के क्वेश्चन हम हल करते हैं तो यह लिखते हैं B-R, यानी धारा के विरुद्ध। तो धारा की जो यह है R, रिवर यानी नदी की जो है वह घट जाएगी, तो यह हो जाएगी 15/3, चाल बराबर दूरी बटा समय से, तो यह बचेगा 5। और B+R जब करेंगे यानी धारा और रिवर जब दोनों एक दिशा में होंगी तब यह हो जाएगा 21/3, तो यह हो जाएगा 7। तो इस तरह से इसका जब आंसर निकालेंगे तो B+R B-R जब करेंगे तो यह R कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, B जो है 2B हो जाएगा, और यह हो जाएगा 7 5 12, तो B आ जाएगा हमारा 6, और 6 आ जाएगा जब, तो यह R निकाल लेंगे, R आ जाएगा 1। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल है। जब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वह कहता है कि 40, यह चूँकि गलत क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे 2 चिन्ह एक साथ दिए हुए हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, या तो यहाँ पे लगा होता वह ब्रैकेट है नहीं, इस वजह से यह क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, तो यह टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यालय के 1/3 लड़के और आधी लड़कियां एक शिविर में भाग लेती हैं। यदि इस शिविर में कुल 300 विद्यार्थी भाग लें जिनमें से 100 लड़के हों, तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो देखिए, इस शिविर में 300 विद्यार्थी भाग लें, 100 लड़के हों, 100 लड़के हों, लड़के कितने भाग ले रहे हैं, 1/3। तो जब 100 1/3 है तो टोटल कितने होंगे, 300, तो 300 का ही तो 1/3 100 होगा। और शिविर में कुल 300 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं, तो बची हुई कितनी हैं, 200 लड़कियां हैं, और लड़कियां आधी भाग ले रही हैं, इसका मतलब पूरी लड़कियां 400 होंगी। तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हो जाएंगे, 700। 300 लड़के, 400 लड़कियां, 700 हो जाएंगे टोटल। अब जब हम देखेंगे इसका ऑप्शन, जो इसका देखेंगे सेक्शन डी, और सेक्शन डी जो है हमारा वो लॉजिकल रीजनिंग से संबंधित है, रीजनिंग से संबंधित। इसमें सिर्फ 5 क्वेश्चन होंगे, तो इन 5 क्वेश्चन को चलिए हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है आशावादी का प्रसन्न। तो जिस तरीके से आशावादी व्यक्ति प्रसन्न रहता है, तो निराशावादी आदमी क्या रहेगा, आदमी वह उदास रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ABCD और E 5 नदियां हैं। AB से छोटी है मगर E से लंबी है, C सबसे लंबी है, DB से बहुत छोटी, A से कुछ लंबी है, तो सबसे छोटी नदी कौन सी है। तो यहाँ पे हम बनाते हैं डायग्राम। तो जो है इसमें सबसे लंबी है C, सबसे लंबी C, तो इसको सबसे ऊपर लिखेंगे, यह C है। और A B से छोटी है, A जो है वह B से छोटी है, तो A नीचे रहेगी, B बड़ी है इसलिए ऊपर रहेगी। मगर E से लंबी है, A जो है वो B से तो छोटी है तो इसलिए नीचे है, लेकिन E से लंबी है, तो E से जो A है वो लंबी है। ठीक। D जो है B से बहुत छोटी है, D जो है B से बहुत छोटी तो नीचे रहेगी, परंतु A से कुछ लंबी है, तो जो D है वह B से कुछ बहुत छोटी है, परंतु A से कुछ लंबी, तो ऊपर रहेगी। तो सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो सबसे नीचे कौन है, E, तो E हमारा सही आंसर हो जाएगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि हरा का अर्थ लाल, लाल का अर्थ पीला, पीले का अर्थ नीला, नीला का अर्थ नारंगी, तो बताइए स्वच्छ आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा। तो यहाँ पे आकाश का रंग हमको पता है कैसा होता है, आकाश का रंग होता है नीला। और आकाश का जो रंग होता है नीला, तो इसमें नीला का अर्थ देखिए क्या है, नीला का अर्थ है नारंगी, तो इसलिए आकाश का भी नारंगी हो जाएगा, नॉर्मल है। तो उसके बाद देखते हैं, एक कक्षा में शंकर जो है वह ऊपर से 16वें स्थान पे है और नीचे से 49वें स्थान पे है कुल छात्र। तो इस तरीके के जब क्वेश्चन हम हल करते हैं तो दोनों को एक ही आदमी की, जैसे शंकर ही दोनों जगह से स्थान दिया हुआ शंकर का, तो दोनों को जोड़ लेते हैं। और चूंकि एक व्यक्ति 2 जगहों पे एक साथ नहीं हो सकता, इसलिए एक बार उसकी संख्या घटा देंगे। तो 16
और 49 को जोड़ लेते हैं तो यह हमारा हो गया 65, और इसमें से 1 घटा देंगे तो यह हो जाएगा 64, तो इसलिए कुल विद्यार्थी 64 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम लगाते हैं तो इसमें देखते हैं सोनिया अपने घर से चली, और सोनिया अपने घर से चलने के बाद 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गई, और तब वह बाएं घूमी और 4 किलोमीटर चली। फिर वह दाएं घूमी और 4 किलोमीटर चली। वह प्रस्थान स्थल से, इसमें थोड़ा एक बार और है, दोबारा फिर से वह दाएं घूमी और दाएं घूमकर वह फिर 4 किलोमीटर चली, तब हम इसे लगाएंगे। तो 4 दिशाएं हमारी ये हो गई, यह हमारा उत्तर है, यह हमारा दक्षिण है, यह हमारा पूर्व है, यह हमारा पश्चिम है। तो सबसे पहले सोनिया अपने घर से चलती है, मान लिया यह घर है उसका, और यह घर से चलती 4 किलोमीटर पूर्व की ओर, तो यह हो गया 4 किलोमीटर। उसके बाद वह बाएं घूमी और किधर चलती है 4 किलोमीटर, और उसके बाद वह फिर दाएं घूमती है तो वह चलती है 4 किलोमीटर दाएं, 4 किलोमीटर चलती है। और फिर उसके बाद जब वह दाएं घूमती है, फिर हमने जोड़ा था क्योंकि क्वेश्चन में कुछ टाइपिंग में कमी रह गई है, फिर दाएं घूमती है और 4 किलोमीटर चलती है, तो अपने घर से या अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूर है, तो 4 यह हो गया और 4 यह हो गया, इसलिए यह हो गया 8 किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8 किलोमीटर। तो इस तरह से हमने इस प्रैक्टिस सेट को काफ़ी डिटेल्ड तरीके से पढ़ा है, और डिटेल्ड तरीके से पढ़ के काफ़ी सारे क्वेश्चन के अलावा भी इसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है। तो चूँकि काफ़ी इसमें मेहनत लगती है, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और उसके अलावा नीडी व्यक्ति को तक पहुँचे ताकि अन्य लोग भी इसका फ़ायदा उठाएं। उसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम इसी तरीके से आपके लिए अन्य वीडियो से प्रोत्साहन मिलेगा, और अन्य वीडियो हम इसके लाते रहेंगे, आपको इसी तरीके से विस्तृत तरीके से आपको तैयारी कराते रहेंगे। और आपको इसकी पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वह हम इसमें डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। उसके अलावा आपको जो कमेंट बॉक्स है उसमें भी टेलीग्राम की भी लिंक मिल जाएगी, इसकी पीडीएफ की भी लिंक मिल जाएगी। तो आप इसको ध्यान रखिएगा और उसको आराम से हल कीजिए। आप पीडीएफ निकाल लीजिए उसके बाद हल कीजिए। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, तैयारी करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।